Students, today we'll start with the colloidal part of the surface chemistry. कल हमने एक वीडियो तैयार किया था, उसमें हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को बेसिक्स में समझा था कि कैसे हम कोलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन, फिर उसकी दोबारा से कोएगुलेशन और कोएगुलेशन से दोबारा से कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, उसमें क्या रोल है डिस्पर्स फेज का, डिस्पर्जन मीडियम का, चार्ज का। ठीक, ये सब हमने एक क्विक वे में समझ लिया था। अब उसी चीज़ का यूज़ करके अकॉर्डिंग टू नोट्स जो कंटेंट तैयार किया है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो प्रिपेयर किया गया है, ताकि देखो जब मेन बात यही होती है कि जब आप नोट्स पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो वीडियो स्ट्राइक करता है। तो जैसे आपका नोट्स हैं वैसा ही वीडियो बना है तो वो आपको ईजिली स्ट्राइक करेगा। कल वाला केवल इसलिए था कि आप कंसेप्ट समझ सको, कंसेप्ट समझ आ गए। तो आज का वीडियो जो है वो नोट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। ठीक, तो ये चैप्टर मे बी टुडे और मे बी वन मोर लेक्चर उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो देखो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो उसमें कल वाला पार्ट भी देखो आएगा। वी नो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज 1 से 1000 nm के बीच में हो। क्यों कल हम डिस्कस कर चुके थे ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन में साइज था लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलोइडल सॉल्यूशन में होगा 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में, और सस्पेंशन में होगा मोर देन 1000 nm। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे लार्ज है। इट मे बी ए क्वेश्चन इन द बोर्ड, right means arrange the particle size of the true colloidal and suspension in the increasing or decreasing order। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन इन्हें वही बच्चा करेगा जिसे समझ आता है, जिसे पता है कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन होगा फिर कोलोइडल, एंड लास्ट में कौन सा सस्पेंशन, बिकॉज वी कैन सी द साइज ऑफ द, वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ सैंड और सॉइल, हम देख सकते हैं सैंड और सॉइल को, तो बड़ा इजीली है। मतलब समझ, ये चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं, याद करने वाला पार्ट कम ही है। तो नाउ सी स्टडी हमारी कोलोइडल सॉल्यूशन की है जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में है, मेन बात। और अब इसको देखो थोड़ा फटाफट करेंगे। कोलोइडल सॉल्यूशन 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है हमारे पास डिस्पर्स फेस और एक क्या है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, disperse phase is the part of solution which is present in less amount and it is present in large amount। dispersion medium is present in large amount। and देखो कोई भी सॉल्यूशन कब बनता है, चाहे वो ट्रू हो चाहे कोलोइडल हो, जब जो चीज़ इसमें डिज़ोल्व की गई है और जिसमें डिज़ोल्व की गई है दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो, तभी जा कर के वो डिज़ोल्व होगी। अदरवाइज अब वाटर और ऑयल डिज़ोल्व क्यों नहीं होते, क्योंकि दोनों के पार्टिकल आपस में मिक्स नहीं कर सकते। यानी कि पार्टिकल का मिक्स होना और उनके बीच में अट्रैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है अगर बनाना है सॉल्यूशन। अदरवाइज अगर सोल्यूट सोलवेंट या जिन 2 चीज़ों को मिक्स किया गया है उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसका मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में भी कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा और है। अब ये अट्रैक्शन वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों हो सकता है। ऑन दिस बेसिस कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। वन इज लायोफिलिक, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन होना। सेकंड इज लायोफोबिक, फोबिक मीन्स रिपल्शन होना। ठीक, तो लायोफिलिक क्या होगा, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो होगा आपका लायोफिलिक। और लायोफोबिक जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। अब सिंपल बात समझ आ गई। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैं लिखता हूं डीपी डिस्पर्स फेस एंड डीएम डिस्पर्जन मीडियम, स्ट्रॉन्ग है
जब दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो उन्हें अलग करना मुश्किल है। अब वो अलग नहीं होंगे, इसका मतलब लायोफिलिक सॉल्यूशन मोर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट लायोफोबिक सॉल्यूशन लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू द लायोफिलिक। द रीजन बीइंग इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। वीक होने से क्या होगा? डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम इजीली सेपरेट हो सकते हैं। सेपरेट होने से क्या होगा? इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल। रीजन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, बात बहुत ही ईजी है। अब इसी से ही हम जुड़े आगे। देखो सब चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं लिंक में, बस वो लिंक बनाना ही जरूरी है। और ये लिंक बनाने से आपको समझ इजी आता है। अदरवाइज आप एक एक डेफिनेशन रटते रहोगे, 4 रटोगे 2 भूल जाओगे, फिर 10 रट लोगे 5 भूल जाओगे वो प्रोसेस मतलब कि रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग चलती रहेगी, कोई बेनिफिट नहीं। अब देखो लायोफिलिक में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर जो हम कल डिस्कस कर चुके थे कि जो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है वो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रेसिपिटेट में। प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने पर क्या होगा? डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग हो जाएंगे। वो करते हैं हम बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो अगर आपने कोलोइडल सॉल्यूशन को चेंज कर दिया प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, लेकिन दोबारा से अगर आपको उसको बनाना हो, कोलोइडल में कन्वर्ट करना हो, तो वो किस में इजी होगा? लायोफिलिक वाले में। क्यों? क्योंकि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी। अगर आपने उनको अलग कर भी दिया, दोबारा मिलाओगे, अब दोबारा मिलाने पर वो जल्दी मिक्स हो जाएंगे क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब लायोफिलिक सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा? रिवर्सिबल इन नेचर। बिकॉज ऑफ दैट सेम, देखो जो इसकी प्रॉपर्टी है वही इसकी यहाँ पे रीजन बन गया कि वाई इट इज रिवर्सिबल, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बट लायोफोबिक, अब देखो लायोफोबिक वो है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में पहले ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था और कहीं आपने इनको अलग अलग कर दिया। पहली बात तो बनाया ही बड़ी मुश्किल से था, अब उसके बाद आपने अलग कर दिया, इजीली सेपरेट हो जाएंगे। बट दोबारा ट्राई करोगे इनको कंबाइन करने की, ये कंबाइन नहीं होंगे, इजीली कंबाइन नहीं होंगे, कुछ फिर आपको और मेजर्स करने पड़ेंगे। दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल, इट इज़ नोन एज इरिवर्सिबल। ठीक, तो यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अब हमें कोलोइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। अब प्रॉपर्टीज़ कैसी कैसी हैं देखो, एक तो सबसे पहले टिंडल इफेक्ट, ये 9th क्लास से स्टार्ट होने वाली चीज़ है। टिंडल इफेक्ट, scattering of light is known as Tyndall effect and what happens in Tyndall effect, the path of the light becomes visible। ये प्रैक्टिकल चाहो तो आप घर पे कर सकते हो। आप एक कोई भी बीकर, घर पे बीकर नहीं है तो कोई भी जो है आपके पास ग्लास मीन्स कांच का ग्लास है वो ले सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो लेना है आपको, स्टील का नहीं लेना है। और इसके अंदर आप मे बी सॉल्यूशन के अंदर आप सैंड डाल दो, ऑल्दो सस्पेंशन है बट इट विल शो द टिंडल इफेक्ट। आप इसमें सैंड डाल दो, ठीक। और इसके बाद एक लेज़र लाइट लो, जो टॉयस सिंपल लेज़र नहीं, वो जो एक लेज़र आती है आपके पास, सिंपल नहीं लेनी है आपको टॉर्च, लेज़र लाइट वाली टॉर्च लेनी है। तो वहाँ आप पता है आपको लेज़र लाइट की जो टॉर्च का पाथ होगा वो विजिबल नहीं होता है। जहाँ पर लाइट लास्ट में स्ट्राइक करेगी वहाँ पर एक डॉट बन जाएगा रेड कलर का, ठीक। लेकिन यहाँ से आपने टॉर्च से लाइट जलाई, यहाँ पाथ नज़र नहीं आएगा, बट इधर इस सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर की एक लाइन बन जाएगी, उस लेज़र लाइट की एक लाइन बन जाएगी और फिर यहाँ से गायब दोबारा। और पीछे अगर जहाँ पर भी आपकी वॉल है एक डॉट वहाँ बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कोई पाथ नज़र नहीं आया, यहाँ से यहाँ कोई पाथ नज़र नहीं आया, बट यहाँ रेड कलर का पाथ नज़र आ गया। इसका मतलब टिंडल इफेक्ट में जो लाइट का पाथ था वो आपको दिखाई देना शुरू हो गया। और वो दिखाई देना क्यों शुरू हुआ? ये ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होगा।
टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, मीन्स path of the light will not become visible in the true solution but it will be visible in the colloidal and suspension. Why? The reason being the large size of the particles. क्योंकि कोई भी चीज़ कब दिखती है? जब उसके ऊपर लाइट पड़े, रिफ्लेक्ट हो, स्कैटर हो और वो आपकी आइज तक पहुँचें। अब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि उन पे अगर लाइट पड़ती भी है तो वो पढ़ करके रिफ्लेक्ट या स्कैटर नहीं होती, इसीलिए वो चीज़ें हमें विजिबल नहीं हैं। बट ये बोर्ड आपको विजिबल इसलिए है कि लाइट पड़ रही है, यहाँ पर स्ट्राइक की और फिर स्कैटर होकर के आपकी आइज तक पहुँची हैं। अब जो कोलोइडल के पार्टिकल हैं वो इतने लार्ज इनफ हैं कि जब लाइट यहाँ से आई तो इन पर टकराने के बाद स्कैटर हो गई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से टिंडल इफेक्ट शो होता है। ठीक, तो क्वेश्चन अगर आया वाई द कोलोइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक, एक तो टिंडल इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज द ब्राउनिन मोशन, कल हमने की थी। जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन ड्यू टू दी, देखो ये ड्यू टू को आप अपनी हैबिट में इन्वॉल्व करो। साइंस का मतलब है वाई, हाउ, वाई एंड हाउ बोथ, कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ठीक, और उसके पीछे का क्या रीज़न है वो आपको साइंस में बताना चाहिए। नहीं पूछा है तब भी आप इंक्लूड करो। समटाइम्स जब की आती है पेपर चेक करने के लिए वहाँ स्पेशली मेंशन होता है कि इस क्वेश्चन में अगर रीज़न नहीं दिया है बच्चे ने, चाहे पूछा नहीं है पर तब भी नहीं दिया, हाफ मार्क क्रेडिट करो, तो डिडक्ट करने पड़ते हैं। ठीक, तो रीजनिंग को आपको अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा। पूछा है या नहीं क्वेश्चन पेपर में दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट यू शुड मेंशन द रीज़न इफ़ यू नो। ठीक, अब देखो हमारे पास टिंडल इफेक्ट, सॉरी ब्राउनिन मोशन, दैट वाज जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल वाई। देखो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। अब होता क्या है, इस तरीके से इनकी मोशन नहीं होती, जस्ट बनाने के लिए लिखा हुआ है। होगा क्या, ये पार्टिकल अपन, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाई है, वी नो लिक्विड और गैस की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। जो आपके पास सामने ग्लास में वाटर रखा हुआ है, नज़र आ सकता है कि वो नहीं हिल रहा है, बट वाटर के पार्टिकल हमेशा मूवमेंट करते हैं। वो आपको दिखाई नहीं देंगे बट दे आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन, और वो मोशन भी जिगजैग होगी। वाई? क्योंकि पार्टिकल की जो एनर्जी है, किन्हीं पार्टिकल की एनर्जी कम है और किन्हीं पार्टिकल की एनर्जी हाई है, एंड वी नो द पार्टिकल्स हैविंग हाई एनर्जी आर ऑन द सरफेस। ये होता है, जो पार्टिकल की एनर्जी हाई होगी वो ऊपर आ जाएंगे ड्यू टू द हाई एनर्जी। अब इस पार्टिकल की एनर्जी अलग है, इस पार्टिकल की एनर्जी इसकी अलग, सबकी अलग अलग है। अब बाय चांस यहाँ कोई रूल नहीं है, कोई भी पार्टिकल किसी भी पार्टिकल से टकरा सकता है। ये टकराया इससे, अपनी एनर्जी इसको दी, ये टकराया इससे, इसकी एनर्जी दी, ऐसे ये इधर उधर, ऐसे कहीं पर भी मोशन किसी भी तरीके से होती रहेगी पार्टिकल की, किसी भी डायरेक्शन में। ये हुई रैंडम मोशन और इसे कहेंगे हम जिगजैग मोशन। एंड दिस मोशन वाज बिकॉज ऑफ इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ब्राउनियन, दिस इट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ये पार्टिकल की ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल है, साइंटिस्ट के नाम पर दे दिया है इसको ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन बोल दो, मूवमेंट बोल दो, बात एक ही जाएगी आपकी। ठीक, और इसका रीजन क्या है, रीजन लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जिगजैग मोशन ड्यू टू दी अनइक्वल स्ट्राइकिंग। अनइक्वल मीन्स सभी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इक्वली स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, मीन्स इक्वल एनर्जी से स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, कुछ लो एनर्जी से और कुछ हाई एनर्जी से। तो ये हुई हमारी जिगजैग मोशन। अब ध्यान देना, ये ब्राउनिन मोशन रिस्पॉन्सिबल है कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि पार्टिकल टकरा रहे हैं एक दूसरे से, वो भी अनइक्वल एनर्जी से। तो किन्हीं पार्टिकल की एनर्जी हाई, किन्हीं की कम, फिर जिसकी कम हुई उससे टकराया कोई हाई एनर्जी वाला तो उसकी बढ़ गई, और जो हाई एनर्जी वाला टकराया उसकी कम हो गई, फिर उस लो एनर्जी से कोई और टकराया हाई एनर्जी वाला, चलता रहेगा। इस वजह से पार्टिकल कभी भी स्टेबल नहीं होते लगातार। अगर देखो सबकी, अगर मान लो ऐसा हो कि हाई वाले टकरा रहे हैं हाई से और लो वाले टकरा रहे हैं लो से, तो क्या हो, जिनकी लो एनर्जी है वो नीचे हो जाएं, जिनकी हाई एनर्जी है ऊपर हो जाए। पार्टिकल के बीच में एक
डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और फिर दो फेस अलग अलग बन जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल अनइक्वल स्ट्राइकिंग है। ठीक, तो इस वजह से ये जो जिगजैग मोशन है, जिगजैग मोशन और ब्राउनर मोशन, ये कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबल बनाए रखने में हेल्प करेगी। नहीं तो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में अलग अलग हो जाएगा। पहली चीज़ स्टेबिलिटी के लिए आ गई ये ब्राउनर मोशन। ठीक, अच्छा, अब अगर हम बात करें कि कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? ऑल्दो एक फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, ब्राउनर मोशन। सेकंड, ऑल्दो 3 फैक्टर्स आर देयर, 2 आर कॉमन फॉर बोथ लायोफिलिक एंड लायोफिलिक। एक अलग होगा और वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है और उस 1-2 बार आ भी चुका है प्रीवियस ईयर्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक में उसका आंसर दिया हुआ है, बट इस वे में दिए होते हैं क्वेश्चन के आंसर कि ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउनर मोशन का पता लग गया हमें। सेकंड फैक्टर जो स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर वो ना हो तो ये मोशन भी नहीं होगी। ये मोशन के पीछे भी उसी रीजन का जो है इन्वॉल्वमेंट है। 2 रीज़न मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ आपका ये चार्ज ऑन पार्टिकल्स। ठीक है, कौन से पार्टिकल? कोलोइडल पार्टिकल्स। तो कोलोइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज है ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। कैसे? देखो, ये पार्टिकल्स हैं, अब कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, अगर नहीं है तो बनेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, चार्ज का होना मैंडेटरी है। और कल हम डिस्कस कर चुके हैं, देखो इसलिए मैंने पहले बनाया था वीडियो, ताकि जब ये चीज़ें हों आपको उस समय पता हो कि कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज होता है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब वो कैसे आता है वो मैं दोबारा डिस्कस करूँगा जब वहाँ पर मुझे जाऊँगा कोagulation के ऊपर और पेप्टाइजेशन के ऊपर, वो वहाँ का कंसेप्ट है। बट अभी मान लो कि पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज, इवन मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो सब पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ये नहीं कि कुछ पार्टिकल पर नेगेटिव, कुछ पर पॉजिटिव, सब पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो पता है हमें, सिंपल सी थ्योरी है, लाइक रिपेल लाइक, कि पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव। अब इस रिपल्शन से क्या हुआ? देखो, मान लो ये जिससे इसी के साथ जोड़ते हैं हम ब्राउनर मोशन के साथ में, तो क्या हुआ? पार्टिकल टकराया इससे, अब जब उसके नज़दीक आया, इसका मतलब क्योंकि इनके पास सेम चार्ज हैं, कभी भी पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाएंगे। जैसे ही वो नज़दीक पहुंचेंगे उससे रिपेल हुए, आगे पहुंच गए, तो ये एक दूसरे से दूर दूर भगाते रहेंगे। इस वजह से पार्टिकल कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। मान लो किसी वजह से ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, वेरी लो एनर्जी वाला, और ये यहाँ फिर भी सेटल नहीं होगा, क्योंकि चाहे आने वाला पार्टिकल के पास एनर्जी कम भी हो, तब भी उसके पास चार्ज तो सेम ही है। इन दोनों में रिपल्शन होगी, ये थोड़ा इधर पहुंच जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा। मीन्स अब मान लो ये हैं 2 ऐसे नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आपके पास मान लीजिए होता है मैग्नेट, दोनों सेम पोल हैं, आप नज़दीक ले आओ, पीछे जा करके दोबारा से वो अपने आप को फोर्स करेंगे बैकवर्ड साइड, मतलब अपोजिट साइड में। ऐसे ही इक्वल चार्ज भी अगर आप नज़दीक ले आए, दोबारा से पीछे जाएंगे, तो कभी भी ये पार्टिकल को स्टेबल नहीं होने देंगे। तो चार्ज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल सोल्यूशन। बट हेयर वन थिंग इज़ थर्ड फैक्टर एक डिफरेंस क्रिएट करने में काम भी करेगा। ऑल्दो व्हाट इज थर्ड फैक्टर? सोल्वेशन इफेक्ट। ये सोल्वेशन इफेक्ट हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी आ गया। व्हाट इज सोल्वेशन इफेक्ट? कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उन्हें चारों तरफ से सोलवेंट के पार्टिकल सराउंड कर लेते हैं। मीन्स आपने वाटर के अंदर सोल्ट को मिलाया तो सोल्ट बहुत जल्दी वाटर में घुल जाता है। वो इसलिए कि सोल्ट के पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल चारों तरफ से घेर लेते हैं। दैट इफेक्ट इज नोन एज सोल्वेशन इफेक्ट। और वही सोल्वेशन इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। अब
हुआ क्या, सोल्वेशन इफेक्ट की वजह से जब पार्टिकल चारों तरफ से वाटर से घिर गए तो वो अब आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, तो मीन्स वो दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से। अब ज़रा ध्यान रखना, जो मेरे को इस किस चीज़ के लिए इसका, कहाँ पर इसका यूज़ करेंगे और कहाँ पर इसका यूज़ करने से किसी आंसर का क्वेश्चन बन सकता है, तो ज़रा ध्यान देना। देखो मैंने क्या कहा था, ब्राउनियन मोशन और चार्ज, ये लायोफिलिक हो या लायोफोबिक, दोनों टाइप के सॉल्यूशन में रहेगा, क्योंकि चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है। तो लायोफिलिक हो या लायोफोबिक हो, मीन्स सॉल्यूशन चाहे मोर स्टेबल हो चाहे लेस स्टेबल हो, ये दोनों फैक्टर आएंगे, क्योंकि चार्ज आया तो ये अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, सॉल्यूशन है इसलिए। बट सोल्वेशन इफेक्ट आता है केवल लायोफिलिक वाले में, यानी कि इसका मतलब देखो यहाँ बात समझ आनी चाहिए कि डिफरेंस क्या है लायोफिलिक और लायोफोबिक में। ठीक है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये माननी पड़ेगी कि लायोफिलिक में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और लायोफोबिक में वीक अट्रैक्शन है। बट उसके आगे जब हमने बात की स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के लिए आप वो रीज़न नहीं दे सकते, वो रीज़न केवल इसलिए है कि व्हाट इज़ लायोफिलिक सोल्यूशन एंड व्हाट इज़ लायोफोबिक सोल्यूशन। स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, जो लायोफिलिक सॉल्यूशन है उसमें सोल्वेशन इफेक्ट भी आता है। लायोफोबिक में केवल दो ही इफेक्ट हैं, या तो ब्राउनियन मोशन या चार्ज ऑन द पार्टिकल, दो ही हैं दोनों। लेकिन लायोफिलिक में तीनों, ये ब्राउनियन, चार्ज एज वेल एज सोल्वेशन। इट मीन्स अगर ये आए कि आउट ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, तो ठीक है, लायोफिलिक इज मोर स्टेबल बिकॉज इट शोज सोल्वेशन इफेक्ट, बट लायोफोबिक डोंट शो द सोल्वेशन इफेक्ट। आंसर यही आएगा। अगर आप ये लिख रहे हो कि उनके बीच में अट्रैक्शन वीक है स्ट्रॉन्ग है, तो वो आंसर मे बी समटाइम्स राइट रॉन्ग और समटाइम्स मे बी राइट, वो दोनों की ही प्रोबेबिलिटी बनती है, वो डिपेंड करता है की के ऊपर भी। कई बार बोर्ड में एक ही क्वेश्चन के लिए किसी साल वो की में आंसर कुछ और होता है, सेकेंड ईयर वो ऐड भी कर देते हैं फीडबैक के बेसिस पर, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट सोल्वेशन इफेक्ट को मेंशन करना ज़रूरी है अगर आपको बताना है कि लायोफिलिक क्यों ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर टू द लायोफोबिक, सोल्वेशन इफेक्ट। ठीक, चलो तो यहाँ पर हमारे पास इफेक्टर्स हो गए कि किस किस वजह से कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को हम मेजर करते हैं। अब देखो यहाँ पर अब वो चीज़ें जो कल हम डिस्कस नहीं की थी, जो कि साथ में चलने वाली है, नोट्स में दी हुई हैं, करनी पड़ेंगी हमें। कोलोइडल सॉल्यूशन को फर्दर कुछ और छोटी छोटी चीज़ों में बांटा गया है, जैसे मल्टी मोलिक्यूलर, ठीक है, मल्टी मोलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन, और एक है मैक्रो मोलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखो जो मैं बार बार बोलता हूँ, आप डेफिनेशन के अंदर से आंसर निकालो। मैक्सिमम टाइम डेफिनेशन में ही आंसर होता है। अब देखो मैक्रो का मतलब क्या हुआ, लार्ज। अब यहाँ पर माइक्रो नहीं दिया है, बट यहाँ मल्टी दिया हुआ है। मल्टी मीन्स मैनी, एंड वी नो जब चीज़ छोटी होती है तो उसका नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर उतने ही वॉल्यूम में फालतू आएगी वो, और अगर चीज़ कोई बड़ी है उसका नंबर कम हो जाता है। इसी चीज़ को मेंशन करते हुए आप इसकी डेफिनेशन को बड़े आराम से बना सकते हो। डोंट क्रैम, बट यू फॉर्म द डेफिनेशन। मल्टी मीन्स मैनी, तो बस ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हो, यानी कि इसमें पार्टिकल का साइज छोटा होगा। वो कैसे याद रखना है, क्योंकि पार्टिकल बहुत सारे हैं, अगर बहुत सारे हैं छोटे ही होंगे। ठीक है, ये बड़ी एक नॉर्मल सी थिंकिंग है कि जो चीज़ छोटी होगी उसका अमाउंट मतलब उसके नंबर ज़्यादा होंगे, जो बड़ा होगा उसका नंबर भी कम होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल विल मेक मल्टी मोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन। और एग्जांपल इसमें आ चुका है कई बार, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस एंड एग्जांपल वाज मैंडेटरी देयर। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल के लिए मैं ले सकता हूँ यहाँ पर स्टार्च का सॉल्यूशन। ये आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी आता है।
स्टार्च का सोल्यूशन कैसे बनेगा, कोलोइडल सोल्यूशन। आप स्टार्च लो, ये मिलता है राइस से, पाउडर बना दो राइस का आप, बिल्कुल फाइन पाउडर, बहुत पतला बिल्कुल, जैसे कि रिफाइंड फ्लोर होता है, इसे बोलते हैं मैदा, ठीक है। उसको आप घुमाओ और थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा बट लार्ज नंबर के पार्टिकल्स होंगे, ये हो गया मल्टी मोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च। बट मैक्रो मीन्स लार्ज, तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोलोइडल सॉल्यूशन विच इज़ मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, जो लार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। अब देखो इसके एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं, इसके एग्जाम्पल करने हैं आप ऑस्मोटिक प्रेशर का एग्जाम्पल लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और हमने डिस्कस किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका यूज़ करते हैं हम लार्ज मॉलिक्यूल का मास निकालने में, लार्ज मॉलिक्यूल का। और वहाँ अगर आप न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखो तो जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर का एग्जाम्पल न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें जो मास निकालना होगा या तो जीन का या डीएनए का या प्रोटीन का, जीन, डीएनए या प्रोटीन, उनका ही दिया हुआ था। और वो मास कभी भी 2, 10, 20, 50 नहीं था, थाउजेंड्स में था। इसका मतलब वो पार्टिकल्स कैसे हैं, लार्ज पार्टिकल्स, डीएनए, प्रोटीन, जीन। तो अब यही बात हो गई, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हो किसका आप, डीएनए का, प्रोटीन का। तो ये एग्जांपल आ गए, डीएनए और प्रोटीन का जो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन होगा वो लार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये मल्टी एंड मैक्रोमोलिकुलर हो गया, ठीक। अगर ना समझो तो देखो भाई फिर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऐसा है आसानी से माइंड में रहता नहीं है, भूल जाते हैं। तो समझ के करो, पार्टी जो लिखा हुआ है समझो कि लिखा क्या है। आधे से ज़्यादा आंसर तो आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाता है। हाफ पेपर इज ऑलवेज सोल्ड इन द क्वेश्चन पेपर, आपको केवल हाफ ही सोल्व करना होता है। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड कोलोइड। अब ये पहली बार आया है, वर्ड भी पहली बार ही सुना है, एसोसिएटेड कोलोइड। अब इसको करने से पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपने एक बकेट ली, 5 लीटर की ले ली बकेट और उसमें पानी भर दिया आपने, ठीक। अब उसमें बिल्कुल पिंच 2-3 ग्राम, 2 ग्राम मान लो आपने 2 ग्राम डिटर्जेंट को ऐड किया और उसको ज़ोर से हिलाया। तो क्या उसको हिलाने से कोई झाग बनी? नहीं बनेगी। फोम या फ्रोथ नहीं बनेगी, झाग नहीं बनेगी। फिर क्या करो आप, उसमें एक पूरा हैंडफुल, एक मुट्ठी भर करके आप उसमें डाल दो। जब आपने हैंडफुल ऑफ दैट डिटर्जेंट डाला उसके अंदर और ज़ोर से हिलाया तो वहाँ पर फोम या फ्रोथ बन जाएगी, झाग बनेगी। आप ज़रा ध्यान दो, वाटर भी है और इधर से डिटर्जेंट भी है, बट स्मॉल क्वांटिटी ली तो झाग नहीं बनी, लार्ज क्वांटिटी ली तो झाग बन गई। अब ज़रा ध्यान देना, फोम या फ्रोथ एग्जाम्पल है कोलोइडल सॉल्यूशन का, ये चीज़ रखना याद आप। फोम या फ्रोथ ये कोलोइडल सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, वेरी इजी। देखो अब कुछ समझो क्या हुआ। जब डिटर्जेंट स्मॉल क्वांटिटी में लिया तो झाग नहीं बनी, झाग का मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना। लार्ज क्वांटिटी में लिया तो बन गया। तो बस यही होता है एसोसिएटेड कोलोइड की डेफिनेशन। दीज आर दोज पार्टिकल्स और दोज सब्सटेंसेस विच एट लो कंसंट्रेशन डोंट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में घुल गए, उसके अंदर कोई झाग नहीं बनाई, उसमें मिक्स हो गए, घुल गए, टूट गए आयोन्स में। क्योंकि जो सोप का फॉर्मूला जो होता है डिटर्जेंट का फॉर्मूला RCOONA, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, तो टूट गए वो कटायन एनायन के अंदर, झाग नहीं बनी। लेकिन जब आपने डिटर्जेंट को लार्ज अमाउंट में ले लिया तो क्या बन गई, झाग। झाग का मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन। इट मीन्स दो सब्सटेंसेस विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव लाइक
electrolyte but at high concentration behave like a colloidal solution. It is known as associated colloid. So वो substances जो high concentration पर behave करे like a colloidal and at low concentration behave like a इलेक्ट्रोलाइट, दे आर नोन एज एसोसिएटेड कॉलॉइड। और एग्जांपल आ गया आपका डिटर्जेंट, डिटर्जेंट इज अ एसोसिएटेड कॉलॉइड। ठीक, चलो भाई, अब अगर हम बात करें, जैसे आपने एक पिंच लिया, उसमें नहीं बनी झाग, फिर क्या हुआ, थोड़ा और डाला नहीं बनी, थोड़ा और डाला नहीं बनी। हम डायरेक्टली नहीं लेते यहाँ पर एक हैंडफुल मुट्ठी भर के, मतलब ट्राई करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कहाँ पर जाकर बनी। तो पता ये लगा कि 1 लीटर वाटर के अंदर फ्रोथ बनाने के लिए कम से कम हमें 20 ग्राम डिटर्जेंट लेना पड़ा। कितना लेना पड़ा? 20 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर झाग बनाने के लिए कम से कम हमें 20 ग्राम लेना पड़ा, इससे कम लिया नहीं बनी। तो देखो ग्राम पर लीटर क्या आ गई? कंसंट्रेशन। देखो कोई भी चीज़ को हम स्पेसिफाई करते हैं ऐसे, उसे क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये क्या हुई? कंसंट्रेशन। अब अगर ये 19 हुआ तो झाग नहीं बनेगी, 21 पे बन जाएगी, 20 पे बन जाएगी, इससे ऊपर बनेगी, इससे कम नहीं बनेगी। तो ये होती है CMC, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। Critical micellization concentration, it is the concentration at which the colloidal solution form, at which the associated colloid will form the colloidal solution। ठीक है, तो जिस जो कम से कम कंसंट्रेशन, जिस पर वो सब्सटेंस कॉलोइड की तरह बिहेव करे, वो होता है, वो कंसंट्रेशन को बोलते हैं हम CMC। इससे कम लोगे तो कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? इलेक्ट्रोलाइट। सो अबाउ द और एट द CMC इट विल बिहेव लाइक कॉलोइड एंड बिलो द CMC इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो आज तक उसे कभी आया नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है ना कि अगर CMC पर है तो कॉलोइडल है, बट CMC से नीचे क्या होगा? देन इट विल बी इलेक्ट्रोलाइट। ऐसी चीजें आ सकती हैं, थोड़ा सा माइंड की एक्सरसाइज के तौर पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा एसोसिएटेड कॉलॉइड से कि एक CMC, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द एसोसिएटेड कॉलॉइड टू मेक कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो आपने एक चीज़ नोट की होगी, जैसे ना बहुत ही ठंडा पानी हो तो उसमें शुगर नहीं घुलती, बहुत मुश्किल होता है शुगर को घोलना। इसी तरीके से अगर आइस चिल्ड वाटर है, उसमें डालते हो आप डिटर्जेंट, तो उसमें भी झाग बनाने में बहुत मुश्किल आएगी। फिर आपको जो अमाउंट है डिटर्जेंट का बढ़ाना पड़ेगा, और तब भी बने ना बने कोई पक्का नहीं है। इसका मतलब ये जो आपका बनता है एसोसिएटेड कॉलॉइड, इसमें भी टेम्परेचर का रोल है। तो एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उससे ऊपर करो कोई बात नहीं, उससे नीचे लेकर जाओगे तो इट विल नॉट बिहेव लाइक अ एसोसिएटेड कॉलॉइड। तो जो मिनिमम टेम्परेचर है उसे बोलते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। तो देखो तीसरी चीज जो जुड़ गई वो जुड़ी है क्राफ्ट टेम्परेचर, मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द associated colloid will change into the colloidal solution। जो कम से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जिस पर जाकर के क्या बन जाए? colloidal solution। दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट मीन्स फॉर्मेशन, जो कि फॉर्म करने में काम आता है, बनाने में काम आता है। तो क्या बनाने में काम आया यहाँ पर? फोम और फ्रोथ। ठीक, चलो भाई, अब इससे आगे चलते हैं हम एक्शन ऑफ सोप पर। एक्शन ऑफ सोप, ऑल्दो ये 10th क्लास में हो चुका है, बट फिर भी पूरा मैकेनिज्म शायद ही आए, क्योंकि 3 मार्क्स क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में होते हैं डिस्ट्रीब्यूट, बट किसी भी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो पूरा मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोप का फॉर्मूला क्या हो गया? RCOONA। इसमें देखो भाई ये R पार्ट, R का मतलब होता है यहाँ R की जो वैल्यू है मिनिमम C17
H35 होगी, मतलब 17 कार्बन कम से कम होंगे। ये 18, 19, 20 हो सकते हैं बट 17 से कम नहीं होंगे, ठीक। C17H35, आगे फिर COONA तो है ही है। और ये देखो हमने जब आपको थोड़ा सा पोर्शन करवाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का +1 में, और +2 वाला पार्ट भी उसमें इंक्लूड था, तो मैंने बहुत फोकस किया था इस पार्ट के ऊपर कि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। और एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, आपके कभी भी ऑयल, पेट्रोल, डीजल, वैक्स वाटर में क्यों डिज़ोल्व नहीं होते? क्योंकि वाटर में वही डिज़ोल्व होगा जो क्या होगा, पोलर। तो इससे प्रूव हो जाता है कि आपके हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि डीजल पेट्रोल क्या है, हाइड्रोकार्बन्स जो बने हुए हैं कार्बन से और हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट इज ऑलवेज नॉन पोलर। दैट्स वाई सोप में जो R पार्ट है वो कैसा होता है, नॉन पोलर। अब बाकी बचा हुआ COONA, वी नो Na इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज नेगेटिव। ये पार्ट कैसा हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, और जब दो चार्ज हों उसे क्या बोलते हैं, पोलर पार्ट। यानी कि सोप के पास पोलर और नॉन पोलर पार्ट दोनों हैं। अब ध्यान दो, इसमें लार्ज पार्ट कौन सा है, नॉन पोलर। बड़ा पार्ट देखो 17 कार्बन है, ये बड़ा पार्ट है। ऐसे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत छोटे और आसान क्वेश्चन, बट आंसर देने उससे मुश्किल होते हैं। ये लार्ज पार्ट, ये स्मॉल पार्ट है। दैट्स वाई नॉन पोलर को ये बोलते हैं हम नॉन पोलर टेल, लार्ज टेल। और पोलर क्या होता है, हेड, स्मॉल हेड होता है, आदमी का हेड है, किसी का भी हेड है, छोटा होगा हमेशा, बाकी पार्ट लार्ज होगा। तो टेल स्मॉल लार्ज हो गई, हेड जो है वो आपके पास स्मॉल हो गया, वो पोलर पार्ट हो गया हेड, जिसमें COONA आ गया। अब देखो कैसे क्लॉथ का पीस की क्लींजिंग होगी। जैसे ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक, इसमें आपने सोप को घोला हुआ है। अब सोप देखो इस सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल होंगे सोप के, अनलिमिटेड नंबर, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। RCONA लार्ज नंबर में होंगे। अब इसमें जो R पार्ट है, ये वाला C17H35 या R पार्ट, ये कैसा है, नॉन पोलर। और वाटर कैसा है, पोलर। तो पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व नहीं होता, बट इस क्लॉथ में ये जो ग्रीस है, मेन देखो हम इसका यूज़ करते हैं ग्रीस या फैट को रिमूव करने के लिए। तो ग्रीसी पार्ट या फैटी पार्ट जो है इस क्लॉथ में, ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। या डर्ट कैसी हो गई, नॉन पोलर। तो सोप का जो नॉन पोलर पार्ट है वो ग्रीस के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ग्रीस कैसी होती है, नॉन पोलर। ऑयल कैसा होता है, नॉन पोलर। तो सोप का जो नॉन पोलर पार्ट है वो चला जाएगा ग्रीस के अंदर, और जो पोलर पार्ट है वो कहाँ पर रहेगा, वाटर के अंदर, क्योंकि पोलर पार्ट किसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर के अंदर। दैट्स वाई पोलर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, क्योंकि वाटर में घुल जाएगा, और नॉन पोलर पार्ट वाटर में नहीं घुलता, कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट रहेगा किसमें, वाटर के अंदर। हाइड्रोफोबिक पार्ट चला जाएगा ग्रीस के अंदर। अब देखो ये COONA, ये वाटर के अंदर रहेगा, CONA। अब सबके ऊपर सेम चार्ज है, एंड सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से ये जो बना, इसे क्या बोलते हैं, माइसेल। क्या बोलते हैं, ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी सोप की विद द ग्रीस, इसे बोलते हैं माइसेल, MICELLE, माइसेल। अब क्योंकि माइसेल में सेम चार्ज आ गया COONA का, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उस सेम चार्ज की वजह से रिपेल करेंगे। अब माइसेल जो है टूट जाएगा, सभी माइसेल के सभी पार्ट टूट करके कहाँ पहुँच जाएंगे, वाटर में, और अपने साथ क्या ले जाएंगे, ग्रीस उनके साथ चिपकी रहेगी। तो ग्रीस जो है वो माइसेल के पार्ट के साथ क्लोथ से अलग होकर के वाटर में पहुंच जाएगी, और आपका क्लोथ जो है वो ग्रीस फ्री हो जाएगा। तो ये एक्शन हुआ पूरे के पूरे सोप का, कि सोप कैसे काम करता है, ठीक। चलो अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, देखो आती रहती हैं डेफिनेशन। इस चैप्टर में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इससे पहले के जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें क्वेश्चन इतने नहीं बन पाए थे, मेनली न्यूमेरिकल्स थे,
वो थी प्रॉब्लम आपके लिए, बट वो इतनी मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। बट यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो समझ लो, चलते रहो रूटीन में तो बड़े इजीली समझ आ जाएंगे। क्रैमिंग करोगे फिर मुश्किल रहेगी। अब इसमें देखो भाई, आपको कुछ इस तरीके से याद नहीं करना कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको इसके बाद ये आना चाहिए, समझ आने चाहिए अपने आप, सीक्वेंसिंग बनने चाहिए, और आप अपना रोड मैप भी बना सकते हो। जैसे कि मुश्किल से लगेगा एक पेज, आप एक पेज लेकर के नोट्स का फर्स्ट पेज ले सकते हो, वहाँ लिखते चलते रहो कि पहले ये कोलोइडल बनाया, फिर कोलोइडल से प्रेसिपिटेशन हुई, फिर इसके ये फंक्शन हुए, इधर इसका ये फंक्शन हुआ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, फिर ये बना, उसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए फैक्टर, ऐसे करते करते आप एक ही पेज पर फ्लो चार्ट बना करके पूरे चैप्टर को भी अपने लिए बना सकते हो। और वो करोगे, वो बेस्ट तरीका है। ये मान लेना पूरी केमिस्ट्री को आप 2 आवर्स में ही रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहती हैं, ऐसी बात नहीं कि भूलते हैं, भूलते कुछ % हैं, बट इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाओगे तो एग्ज़ाम टाइम पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनको समझने में। तो वो फ्लो चार्ट हर आदमी अपनी तरीके से ही बनाएगा। किसी को मैं बोलूँ कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वो करो, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। हर एक स्टूडेंट की अपनी थिंकिंग ऑफ है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को देख करके एक फ्लो चार्ट बनाए। पहली बार बनाओगे शायद सही नहीं बनेगा, वो बहुत बड़ा बन जाएगा, कुछ कमियां आएंगी। सेकंड, फिर आप दोबारा पढ़ोगे चैप्टर और वो दोबारा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करते करते आप जब 2-3 बार चैप्टर पढ़ लोगे, जो लास्ट में बनेगा आपका वो परफेक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू यू, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड है, उसके हिसाब से वो बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक, चलो अब यहाँ हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, कि कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब इसमें जो मेथड्स हैं, 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में देखो क्या होगा, जस्ट आपको 2 केमिकल्स मिलाने हैं और उनका बना देना है कोलोइडल सॉल्यूशन। इसमें जो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो सल्फर का सोल बनेगा इस मेथड से, या बनेगा फेरिक क्लोराइड का FeCl3 का। 2 ही बनने हैं बस, फालतू नहीं। देखो कैसे बनेंगे। अगर तो बनाना है आपको फेरिक क्लोराइड का, तो सिंपल है FeCl3 ले लो और इसको डिज़ोल्व कर दो वाटर के अंदर। FeCl3 को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करो। अब देखो रिएक्शंस को क्रैम नहीं करना है, समझना है। Fe इज़ द पॉजिटिव पार्ट, Cl इज़ द नेगेटिव। और वैसे भी 90% केस में पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर आपने पता है वाटर को ब्रेक करोगे, किसमें होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा। तो क्या होगा, ये ऐसे बनेगा। Fe इसके नेगेटिव को इसने रिप्लेस किया तो क्या बना, OH। दोनों की वैलेंसी सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, FeOH थ्राइस प्लस ये क्या बना, HCl। ठीक, अब कितने Cl थे, 3, तो यहाँ पर 3 लगा दो। अब 3H लेने के लिए यहाँ भी 3 लगा दो, तो ये बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। तो ये अगर आप FeCl3 को वाटर से मिलाओगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ करना है आपको रिएक्शन ही, 2-4 रिएक्शन ही है इस चैप्टर में, उनमें से ये आ गई। इसके अलावा सल्फ़र का सोल बनाना है, तो सल्फ़र का सोल बनाने के 2 तरीके हैं। आप H2S से ही बनाओगे, दोनों बार H2S से ही बनाना है। अब अगर बनाना है H2S से, तो क्या करो, एक आप इसको SO2 से रिएक्ट कर दो। ठीक है, किससे रिएक्ट कर दो, SO2। अब H2S और SO2, देखो अगर मैं यहाँ से, देखो सिंपल जरा वो सोचो, कभी भी ना देखो कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, एक के पास H है एक के पास O है, तो समझ जाना H2O बनेगा। एक रिएक्टेंट के पास Na है, दूसरे के पास Cl है, पक्का NaCl बनेगा। एक के पास Na है, दूसरे के पास SO4 है,
Na2SO4, ये बहुत, आप देखो आप प्लस 2 में आ गए हो, इतनी थोड़ी बहुत केमिकल्स की नॉलेज होगी। आप देखो दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप यूजुअली देखते आए हो, पढ़ते आए हो, बना दो। H2O, यानी कि यहाँ से H बाहर जाएगा, यहाँ से O, तो ये तो बना दिया आपने H2O। तो बस सल्फ़र सल्फ़र, ये सल्फ़र कंबाइन होकर के सल्फ़र का सोल बन जाएगा। तो ये बन गया सल्फ़र का सोल और वाटर अलग हो गया जब H2S को SO2 से करवाया। एक तरीका और है SO2 का सोल बनाने का, वो ऐसे कि H को रिमूव कर दो, H को रिमूव कर दो, क्या रह जाएगा S, जैसे यहाँ पर भी किया। बट किससे करें रिमूव? अगर हम यहाँ इसकी कर दें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए आप ले सकते हो HNO3। HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2S को अगर आप HNO3 से रिएक्ट करवाओगे तो उससे मिलेगा ऑक्सीजन, ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन, और इसकी कर देगा ऑक्सीडेशन। तो क्या देखो S अलग हो गया और H2O अलग, तो ये सल्फर का सोल बन गया। तो ये रिएक्शंस हो गई। दीज आर द मेथड्स, केमिकल मेथड्स बाय विच यू कैन फॉर्म द कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के कुछ केमिकल मेथड्स हैं। ऑल्दो इसमें थोड़ी सी आपकी रिमेंबरिंग पावर काम आएगी, 2-4 बार रिवाइज करोगे माइंड में बैठ जाएंगे। जो जितने भी ट्रिक्स थे मैंने डिस्कस कर लिए, कैसे बना सकते हो कि नेगेटिव, जो इसके पीछे का बेसिक है कि रिएक्शन कैसे करनी है, पॉजिटिव विल रिप्लेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल रिप्लेस नेगेटिव पार्ट, वो पता होना चाहिए था आपको। ठीक, अब पहला मेथड था केमिकल मेथड, हो गया। कोई इसमें आपकी ही मेन देखो पार्ट जो एक पावर है रिमेंबर करने की, वो काम आएगी, और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे 2-3 रिमेंबरिंग पावर वाले। नेक्स्ट मेथड जो है वो समझने वाला है, उसमें ज़्यादा क्रैमिंग नहीं है, बहुत ईजी सा मेथड है। ये मान लो कि एक तरीके से हम कहें तो नींबू पानी बनाने वाला मेथड ही है, इससे मुश्किल नहीं है। नाम जरूर अजीब सा है तो इसलिए मुश्किल लग सकता है। डिस्पर्जन मेथड, डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाने वाला, मीन्स कि आपको फैला देना है उस सब्सटेंस को पूरे सॉल्यूशन में, ताकि क्या बन जाए, कोलोइडल सब्सटेंस या सॉल्यूशन। तो जैसे स्टार्च का जो सोल है ना, वो बनाएंगे हम डिस्पर्जन मेथड से। अब पता ही है कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान सा है। आप स्टार्च ले लो, जैसे राइस ले लिया, और इसको बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट, बिल्कुल पतला से पतला छोटा पार्टिकल करके इसको पाउडर बना दो। इतना ऐसा पाउडर कि अगर आप टच भी करो तो आपकी फिंगर को भी फील ना हो, बिल्कुल स्मूथ एक आपको फीलिंग आए, इतना फाइन पाउडर बना दिया। फिर उसको डाल दो वाटर के अंदर, उसको स्टिर करो, थोड़ा गर्म कर दो, लो बन गया। तो जैसे नींबू पानी बनाया ऐसे ही बन गया, बस नाम है डिस्पर्जन, मीन्स फैला देना। बट फैलाने से पहले उसके पार्टिकल का साइज तो बहुत छोटा करना पड़ेगा आपको। ऑल्दो ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा है, बट फिर भी कोलोइडल की रेंज में है, ये ट्रू नहीं जाएगा ये, क्योंकि अगर आप स्टार्च को घोलते हो वाटर के अंदर, आपको स्टार्च का कलर नज़र आएगा। वो खाली ये नहीं कि आपको वाटर नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो बड़े पार्टिकल हैं। तो डिस्पर्जन मेथड बड़ा ईजी, इसका मतलब यूज़ किसके लिए कर सकते हैं हम, स्टार्च का बनाने के लिए। इसमें जिसका बनाना है सॉल्यूशन उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करो और डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व कर दो बस, और स्टिर कर दो, ये बन गया, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, जो थर्ड मेथड है वो भी इजी ही है, बस नाम थोड़े से मुश्किल आ जाते हैं कई बार। इसके 2 नाम हैं, या तो बोलो इसको इलेक्ट्रो, फिर आगे डिस्पर्जन ही आ गया, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। और ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो जिसने ये डिस्कवर किया मेथड, उसका नाम था ब्रैडिग, BREDIG, ब्रैडिग। और उसने एक आर्क से किया था एक्सपेरिमेंट, ARC, आर्क, ठीक है। तो इसीलिए इस मेथड को हम ब्रैडिग आर्क मेथड भी बोल देते हैं, या तो इलेक्ट्रो डिस्पर्जन या ब्रैडिग आर्क मेथड। नाम अलग अलग है, मेथड एक ही है, क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो उसके नाम पर आ गया। अब इलेक्ट्रो का मतलब पता ही है, कई बार कर चुके हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो बस कैसे करना है समझ लो, बड़ा आसान सा मेथड है, नाम मुश्किल है, अंडरस्टैंडिंग ईजी है इसकी। क्या करो, एक डिस्पर्जन मीडियम ले लो, मे बी वाटर, ठीक, और इसमें एक मेटल, ये मेटल है, इसकी एक आर्क ले लो आप, ठीक है, ये आर्क ले ली मेटल की,
और इस मेटल आर्क को जोड़ दो आप एक इलेक्ट्रिक सोर्स से, करंट के सोर्स से जोड़ दो, लेकिन बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, उससे जोड़ दो। अब उसके बाद क्या करो, देखो जैसे आपकी रोड होती है पानी गर्म करने वाली, ऐसे ही जब यहाँ करंट आएगा तो ये मेटल की रोड है गर्म हो जाएगी। तो इसको हमें उतना गर्म नहीं करना इतना रोड में करते हैं, उससे कई गुना फालतू करना है, इसीलिए हमने लार्ज वोल्टेज करंट लिया है। तो इतना हाई करंट छोड़ो कि यहाँ इतना टेम्परेचर हो जाए कि ये मेटल वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स गैस बन जाए, मेटल से क्या बन जाए, गैस। इतना हाई करंट छोड़ना है। तो जब ये गैस बनेगी मेटल, तो पता ही है गैस का मतलब क्या होता है, एटम अलग अलग हो गए, मतलब टूटा नहीं एटम, जो एटम जुड़े हुए थे मेटल के अंदर वो अलग हो गए। तो बहुत फाइन पार्टिकल्स अलग हो गए मेटल के। वो फाइन पार्टिकल्स क्या हैं, पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएंगे। अब ये पार्टिकल आपस में दोबारा ना जुड़ें, उसके लिए इसमें हम डाल देते हैं KOH का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट है, ये चार्ज को डेवलप करने में हेल्प करेगा ताकि पार्टिकल आपस में ना जुड़ें, उनके बीच में रिपल्शन रहे और वो अलग अलग तैरते रहें। तो इस मेथड में क्या करना है, एक मेटल की रोड लेनी है, उसको डाल देना है डिस्पर्जन मीडियम में, जिसके अंदर KOH डिसॉल्व होगा। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट छोड़ो, वेपर बनेंगे, वेपर पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएंगे। और जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है एक बड़ा अच्छा, कि मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। देखो उल्टा, अब वो नहीं कहेगा कि ये एक्सप्लेन द इलेक्ट्रो डिस्पर्जन और ब्रैडिक आर्क मेथड, पूछ लिया तो इसका आंसर यही आएगा, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन और ब्रैडिक आर्क। ये मेथड आप गोल्ड का सोल बनाने के लिए, प्लेटिनम का सोल बनाने के लिए, मीन्स मेटल का सोल बनाना हो तो यही मेथड काम आएगा। ठीक, चलो तो यहाँ पर हमने मेथड्स भी डिस्कस कर लिए जिससे कि कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। अब इसके बाद कोलोइडल का लगभग सारा पार्ट हो गया। अब देखो, अगर हमें कोलोइडल को अलग करना हो, मीन्स डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में अलग करना हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फ्लोक्यूलेशन। कोलोइडल को डिस्पर्स फेस या डिस्पर्जन मीडियम में अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और फ्लोक्यूलेशन। और कौन सा मेथड होगा, सिंपल सी बात है, जो सबसे मेन फैक्टर था स्टेबिलिटी के लिए क्या था, चार्ज। अभी डिस्कस किया इसी वीडियो में, चार्ज इज द मेन मेथड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। आपको वही खत्म कर देना है। चार्ज खत्म कर दिया तो पार्टिकल क्या बन गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल बनने पर वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा, तो रिपेल करने से क्या होगा, पार्टिकल नज़दीक आएंगे और जो मोशन थी ब्राउन मोशन वो भी नहीं होगी, पार्टिकल और नज़दीक आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, एक इनसोल्यूबल मास बन जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और फ्लोक्यूलेशन। तो सबसे सिंपल मेथड, इसमें देखो 3 मेथड आएंगे, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तीनों में से कोई भी मेथड द्वारा आ सकता है। ऑल्दो NCERT में एक ही दिया हुआ है तो सबसे मेन वही लेंगे हम, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब कल हम डिस्कस, ये वाला मेथड हमने कल भी डिस्कस कर लिया था कि मान लो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में से कोई भी चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज ही है। अब इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अगर कोलोइडल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाले पार्टिकल उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव वाले उसको कर देते हैं न्यूट्रलाइज, और वो पार्टिकल फिर इकट्ठे हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट। ठीक, एक तो मेथड हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन करना। दूसरा मेथड जो हो सकता है कोएगुलेशन का, वो हो सकता है बाय द म्यूचुअल MUTUAL म्यूचुअल कोएगुलेशन, म्यूचुअल कोएगुलेशन। अब देखो म्यूचुअल वर्ड आपने कई बार पढ़ा होगा, म्यूचुअल मीन्स होता है
जब दोनों को उसका इक्वल शेयर मिले, मतलब शेयर का मतलब बेनिफिट है यहाँ, अगर नुकसान दोनों को ही हो, ऑल्दो नुकसान के लिए तो कभी इकट्ठे होते नहीं हैं, तो बेनिफिट हो वो दोनों को इक्वल हो, तो म्यूचुअल कोएगुलेशन क्या हो गया। जैसे आपके पास मान लो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है नेगेटिव चार्ज वाला, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट मत ऐड करो, आप इसमें दूसरा कोलोइडल सॉल्यूशन ऐड कर दो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव। तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले को कर देगा कोएगुलेट, और नेगेटिव वाला कर देगा पॉजिटिव वाले को कोएगुलेट, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हमें इसको बोलते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन। जब पॉजिटिव वाला कोलोइडल सॉल्यूशन नेगेटिव वाले को कर दे, मींस अगर आपको पॉजिटिव को करना है तो आप नेगेटिव वाला ऐड करो, नेगेटिव को करना है तो आप पॉजिटिव ऐड करो। दिस इज नोन एज म्यूचुअल कोएगुलेशन। थर्ड मेथड जो है वो है आपका बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी हो गया था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट से भी कर सकते हो आप। कैसे, देखो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, अब इसमें आप 2 रोड लगा दो, ये देखो कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रोड का मतलब इलेक्ट्रोड्स हो गए, और इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दो इलेक्ट्रिक सर्किट से, एक रोड बन जाएगी नेगेटिव चार्ज, एक रोड बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सी बात है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव वाले पार्टिकल्स है वो यहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव वाले पार्टिकल हैं वो इस नेगेटिव रोड पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो क्या हो गई, यही तो हुई कोएगुलेशन। तो ये भी कोएगुलेशन के लिए एक मेथड हो सकता है। ठीक है, तो ये हुए कोएगुलेशन करने के डिफरेंट तरीके। ऑल्दो एक माइनर सा मेथड और भी है, बट वो बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं है, बट इट मे बी बॉइलिंग इज ऑल्सो, इट मे बी MCQ में तीनों दिए हुए हों और पूछा जाए कौन सा मेथड नहीं है, तो बॉइलिंग भी एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोएगुलेशन कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो जैसे ना मिल्क से आपको कर्ड बनानी हो, तो कर्ड क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, सॉरी मिल्क इज कोलोइडल बट कर्ड इज द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, और कोएगुलेशन ऑफ मिल्क इज नोन एज कर्ड। कर्ड का मतलब है मिल्क की आपने क्या कर दी, कोएगुलेशन। और पता है आप उसमें हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करते हैं, जो कर्ड को बनाने से पहले थोड़ी सी कर्ड ऐड करनी पड़ती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, उसे हमें बॉईल भी करना पड़ता है पहले, अगर बॉईल ना करें तो आपकी कर्ड नहीं बनेगी, एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो बॉइलिंग भी एक मेथड है जिससे कि कोएगुलेशन होती है, बट वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, उसका लिमिटेड यूज़ है, बट ऑल्सो मेथड, ये भी मेथड है जिससे आप फ्लोक्यूलेशन या कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कर सकते हो बाय द बॉइलिंग, क्योंकि हीट करने से चार्ज जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो अब इस वीडियो का लास्ट पोर्शन करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, हर एक बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नोट्स का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो लास्ट करते क्या करेंगे हम अब, एडवांटेज और यूज़ ऑफ द कोएगुलेशन, कि कोएगुलेशन का कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंस है, क्या क्या यूज़ है। अब देखो सबसे पहला यूज़ तो चिमनी में होता है। चिमनी, देखो चिमनी को अगर आप बड़ा कर दो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो रहेगा तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही, कहीं बाहर नहीं जाएगा। बट जो हमारी मॉडर्न चिमनी होती हैं वो केवल ये नहीं है कि एक चिमनी सिंपल बनी होती हैं, उसके अंदर जैसे चिमनी है ये, इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो बस जब इसमें से स्मोक निकलेगा, स्मोक क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, रखना ध्यान। अब इसको आगे करवाऊंगा मैं, कल जो लेक्चर होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सॉल्यूशन कोलोइडल हैं और कौन कौन से नहीं है, वो कर लेंगे। अभी रखो याद कि स्मोक भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो जो स्मोक इसमें से निकलेगा, अब स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स हैं, ठीक, और पार्टिकल्स भी हैं, तो कुछ पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज, कुछ पर पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वाले पार्टिकल है वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट पर, और जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट पर आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपके जो स्मोक के चार्ज पार्टिकल हैं वो जा करके यहाँ पर उनकी क्या हो गई, प्रेसिपिटेशन। दैट्स वाई
चिमनीज के अंदर हम प्रेसिपिटेटर का यूज़ करते हैं टू प्रेसिपिटेट द स्मोक, ताकि जो पार्टिकल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन वो कम से कम जाएं चिमनी से बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हम चिमनी में ही काफ़ी पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक, एक तो मेथड, एक तो काम हुआ चिमनी में आपके इस प्रेसिपिटेशन का। सेकंड देखो, जैसे ब्लीडिंग होती है, कभी चोट लगी तो पता ही चलता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो जो ब्लीडिंग है आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही रुक जाएगी। ठीक, क्यों रुकती है? एंड व्हाट दिस that this bleeding process stops by itself, what is this? तो देखो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ये भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। ब्लड, मिल्क, ये क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर इसकी हम कर देते हैं प्रेसिपिटेशन, उसी को बोलते हैं खून का जमना, प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन। तो अगर वो अपने आप जम रहा है, दैट इज़ नोन एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक विटामिन होता है, दैट विटामिन इज विटामिन के। ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ विटामिन के ये कोएगुलेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन आ सकता है, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड? विटामिन के। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो अपने आप रुक जाता है फ्लो करना, उसका रीज़न क्या है? कोएगुलेशन। बट एक सब्सटेंस है जिसे हिंदी में फिटकरी बोलते हैं और केमिस्ट्री में बोलते हैं पोटैश एलम। फिटकरी या पोटैश एलम। अब जैसे जब शेविंग करते हैं तो पोटैश एलम या फिटकरी का यूज़ करते हैं अगर कट लग जाए तो। वाई? उसका रीज़न ये है कि फिटकरी या पोटैश एलम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि इसमें Fe, एल्यूमिनियम और SO4, Fe3 फेरस Fe2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो 4 स्पीसीज आ गई। ये क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट। तो फिटकरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वो हमारे ब्लड की कोएगुलेशन कर देते हैं, इसीलिए फिटकरी लगाने से ब्लड का फ्लो रुक सकता है। ठीक, तो ये सेकंड मेथड हुआ, नहीं सेकंड एडवांटेज हो गई कोएगुलेशन की कि हमारे ब्लड के फ्लो को रोक सकता है कोएगुलेशन। जरूरी है हमारे लिए, अगर ब्लड की कोएगुलेशन ना हो तो ब्लीडिंग कभी भी नहीं रुकेगी। ठीक, इसी के बाद अगर देखें फिटकरी का एक यूज बड़ा अच्छा और भी है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको मतलब वाटर टैंक है जो ऊपर लगा होता है घर के ऊपर, पानी की टंकी, उसके अंदर अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं और उनको मतलब टंकी को साफ़ करना है, उसे साफ़ करना बोलते हैं ऑल्दो वो साफ़ करना होता नहीं है। डस्ट पार्टिकल को अगर नीचे बैठाना हो तो उसके लिए हम उसमें थोड़ी सी फिटकरी या पोटैश एलम डालते हैं और उससे रियलिटी में ही डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बनाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन विद वाटर, और जब आप उसमें डालते हो फिटकरी मीन्स आपने ऐड कर दिए इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो वो डस्ट पार्टिकल्स की क्या कर देंगे? कोएगुलेशन, और वो वाटर टैंक के अंदर नीचे बैठ जाएंगे। तो ये इसका मतलब कोएगुलेशन का यूज़ आ गया वाटर की प्योरीफिकेशन में। ठीक, ऐसे ही आर्टिफिशियल रेन बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखो साइंटिस्ट बहुत टाइम से इस पर लगे हुए हैं कि जहाँ पर रेन ना हो वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन को करें। मुंबई में भी कई बार यूज़ हुआ है, चाइना में भी कई बार यूज़ हुआ है, और कई बार इसकी वजह से बाढ़ भी आ गई, फ्लड भी आ गया, क्योंकि वो जो मेथड अप्लाई करते हैं उसमें फिर लार्ज नंबर में क्लाउड बनते हैं, तो वो क्लाउड जो है वो फिर बस्ट करते हैं, तो या तो फ्लड आ जाती है या पूरी की पूरी क्लाउड बस्टिंग हो जाती है। कुछ लास्ट ईयर्स में कई केस आए हैं जिनके पीछे सस्पेंस ये रहा है कि जो एक आर्टिफिशियल क्लाउड क्रिएट किए गए उनकी वजह से हुआ। तो अब आर्टिफिशियल रेन में कोएगुलेशन कहाँ पर आ गया? तो देखो क्या करते हैं कि ना एक मिसाइल्स होती हैं उनके पास, बड़ी मिसाइल्स नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए NaCl डाल दिया, पोटैश सिल्वर आयोडाइड AgI डाल दिया। ठीक,
और इन मिसाइल को ना एक मतलब जहाँ पर उनको पता है कि यहाँ क्लाउड बने हुए हैं या जहाँ जिस एरिया में वाटर की कंसंट्रेशन मॉइस्चर की हाई है वहाँ पर जा कर के वो मिसाइल फटेगी। उसके फटने से क्या होगा, उस एरिया में इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे। अब वाटर पार्टिकल और एयर ये भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ये मैं बाकी कल बताऊंगा डिटेल में, आपको पता चल जाएगा कि क्यों, रीज़न भी पता चल जाएगा। वाटर पार्टिकल और एयर ये भी क्या बना रहे हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और क्लाउड के अंदर वाटर के ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि वाई नेगेटिव चार्ज, ये है H2O स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज का रीज़न आ गया। तो वाटर के पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव। इसी वजह से जो पार्टिकल नज़दीक नहीं आते। लेकिन क्या होता है, जो आपने आर्टिफिशियली ये मिसाइल को वहाँ पर बर्स्ट किया, उससे इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, वाटर के पार्टिकल्स को के ऊपर जो चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। वाटर के ऊपर जो चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, फिर वाटर के पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे, उनका साइज़ बड़ा होगा तो भारी हो जाएंगे, फिर वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। तो आर्टिफिशियल रेन में कोएगुलेशन का एक रोल है। इसी तरीके से कोएगुलेशन का हम रोल निकाल सकते हैं एनिमल स्किन को जब हम यूज़ करते हैं। देखो, अब एनिमल स्किन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि शूज़ बनाना है या बेल्ट या कोट या कुछ भी बनाना है आपको लेदर से, आप डायरेक्टली उसकी स्किन का यूज़ नहीं करते। अदरवाइज़ वो तो अगर आप स्किन लो तो वो तो कुछ टाइम बाद अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगी, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। बड़ी ही सॉफ्ट होती है वो तो, और जो हम शूज़ वगैरह होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो लेदर को हार्ड करने के लिए कोएगुलेशन मेथड का ही यूज़ करते हैं। कैसे, देखो, एनिमल स्किन को ना एक्चुअल में जो स्किन है इसको हम हाइड भी बोल देते हैं। एनिमल हाइड, HIDE, एनिमल हाइड और एनिमल स्किन। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज एनिमल स्किन के ऊपर। और फिर क्या करते हैं, इस एनिमल स्किन को ना एक सॉल्यूशन होता है टैनिन, TANNIN, टैनिन का सॉल्यूशन, उसमें डाल देंगे। अब पॉजिटिव विल न्यूट्रलाइज नेगेटिव, तो बस अब इसके बाद एनिमल स्किन की क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन, और कोएगुलेशन होने से वो हार्ड हो जाएगी, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर इज़ ऑल्सो यूज़ ऑफ द कोएगुलेशन। अच्छा, कोएगुलेशन के एक यूज़ और भी है। आपने SST में पढ़ा होगा वर्ड डेल्टा। डेल्टा कहाँ बनता है, डेल्टा वहाँ बनेगा जहाँ पर एक रिवर और एक सी आपस में मिले, सी या ओशियन या रिवर और सी। बट जहाँ 2 सी आपस में मिले या जहाँ 2 रिवर आपस में मिले वहाँ डेल्टा नहीं बनता। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी कोएगुलेशन है। डेल्टा की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्वमेंट है कोएगुलेशन की। कैसे, देखो, रिवर का वाटर है मडी वाटर, उसमें डस्ट होते पार्टिकल। अब हम डिस्कस कर चुके, देखो अब आपको पता लग गया कि वाटर के अंदर जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या बना देंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो रिवर का सॉल्यूशन कैसा हो गया, रिवर का वाटर कैसा हो गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और जो सी वाटर है, अब सी वाटर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, NaCl, KCl, वाटर के सी के अंदर हैं, होते ही हैं, नमक होता ही है सी वाटर में। तो वो जो डस्ट, जो वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट वाले सी के, वो क्या करेंगे, रिवर के वाटर की क्या कर देंगे, कोएगुलेशन, और उस कोएगुलेशन की वजह से डेल्टा बन जाता है। तो इस तरीके से उस डेल्टा फॉर्मेशन का रीज़न क्या हो गया, कोएगुलेशन, विच बाय हु विल कोएगुलेट एंड विच रिवर वाटर विल बी कोएगुलेटेड बाय द सी वाटर बिकॉज सी वाटर हैज़ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो आज हमने ये अच्छा खासा वीडियो बनाया, बड़ा वीडियो है, बट अब रिक्वायरमेंट है इस टाइप के वीडियोस की। अदरवाइज़ +2 का सिलेबस हम टाइम से नहीं कर पाएंगे, और फिर अगले टाइम को भी हमें ध्यान में रखना है
कितना टाइम पढ़ने के लिए मिलने वाला है, जब आप आओ तो हम उसकी